गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का नमक कहानी का 5वां वीडियो व्याख्या का लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले 4 भाग में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से साफिया नमक लेकर के लाहौर से अमृतसर पहुंच चुकी है। अब वहां से नमक लेकर के कैसे निकलती है ये हम अब इस पार्ट में देखेंगे। कि जब अमृतसर स्टेशन पर पहुंची हिंदुस्तान में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास एसी वालों का बैग था वो कस्टम वाले ट्रेन की बोगी के सामने ही चेक करते थे। तो जब सामान चेक हो गया तो चूँकि नमक का पुड़िया तो वो रखी थी उसमें हैंडबैग में, अब सोच रही थी कि अब क्या करें। अब उसे बड़ी समस्या हुआ, तो उसने सोचा कि चलो एक देखी कि एक दुबला पतला कस्टम ऑफिसर जो कि रहन सहन और पोशाक हाव भाव से बंगाली लग रहा था, ये उसके पास गई और तुरंत उनसे कहा कि मेरे पास नमक है, और हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते उनको सब कुछ कह सुनाया, जो कहानी थी कि मैं नमक क्यों लाई, कहाँ से लाई, किस लिए लाई, इत्यादि सारी बात उन्हें उसने बता दिया। वो एकदम सर झुकाए सब सुन रहे थे। फिर सर उठा करके बड़े गौर से देखा कि बड़ी ढीठ लड़की है भाई, एक तो गैर कानूनी चीज़ ले आकर लाई है और मुझसे जिससे डायरेक्ट बोल रही है। फिर उन्होंने ऊपर नीचे देखा और कहा कि इधर आइए ज़रा। अक्सर पुलिस वाले जब रिश्वत लेना होता है ना तो वो आपको एकांत में किनारे ले जाते हैं। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे सिपाही से कहा कि भाई इनके सामान का ध्यान रखिएगा ज़रा। प्लेटफार्म के एक छोर पर ले गए, वहाँ एक कमरा था, उसमें घुसे। साफिया अंदर दाखिल होने से घबरा रही थी कि भाई अकेली लड़की, ये सिपाही न जाने क्या करेगा वहाँ मेरे साथ। तो उसने कहा कि आइए अंदर आइए, घबराइए मत। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले बैठिए। कुर्सी साहब की अपने रुमाल से वही बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा। जब इन्होंने बैग और पुड़िया रखा तो वो बाहर देखा, एक सिपाही था, उससे कहा इधर आओ जरा। अब साफिया के होते एकदम अब हालत खराब, एकदम धक 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 पल्स रेट चलने लगा कि अब तो गए बेटा जेल में, अब जमानत भी नहीं होगा, स्मगलिंग के केस में फंसेंगे। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। जब वो आया पुलिस वाला वहाँ, तो उसने कस्टम ऑफिसर ने कहा भाई 2 चाय ले आओ बढ़िया वाली। अब वो जो पुलिस वाला था इस लड़की को घूर रहा था साफिया को, एक मेहमान है भाई किसके लिए चाय आ रहा है। फिर उन्होंने मेज की दराज खोली और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। पहला सफ़ा यानी पैराग्राफ, पहला पेज खोला और पहला पेज खोला। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। नजरुल इस्लाम
बंगाली लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर के सहपाठी, साथ में लिखने वाले। तो एक तरफ नज़रुल इस्लाम का फोटो था, दूसरी तरफ अंग्रेजी में टाइटल लिखा हुआ था, शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। मतलब शम्सुल इस्लाम की तरफ से ये सुनील दास गुप्ता थे, इनको वो भेंट किया गया था, उपहार स्वरूप दिया गया था 1946 में। तो आप ईस्ट बंगाल से हैं, साफिया ने कहा कि तो आप ईस्ट बंगाल यानी कि जो कलकत्ता होता है वो पूर्वी बंगाल बोला जाता है। ईस्ट और वेस्ट बंगाल कलकत्ता और ईस्ट बंगाल बांग्लादेश को बोला जाता है। हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी मेरा वतन ढाका है, इसमें कोई उन्हें सोच संकोच नहीं था। बड़े ही गर्व के साथ उन्होंने कहा कि मैं ढाका का रहने वाला हूँ, बांग्लादेश का रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ कब आए? उन्होंने कहा भाई तब आप यहाँ कब आए? का जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं कोई 12-13 साल का था, पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर और नज़रुल इस्लाम बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध लेखक। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी, इनके जन्मदिन के उपहार पर। उस दिन मेरी सालगिरह थी, यानी जन्मदिन था। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहे। बांग्लादेश वाले आते जाते रहते हैं भाई, नदी पार करना गंगा सागर, उसके बाद आना जाना लगा रहता है। क्या कि हम वतन आते जाते रहे। साफिया ने कहा वतन? हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, यानी कि दिल्ली रह रहे हैं, कलकत्ता में पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई हुआ, नौकरी भी हिंदुस्तान पा गए, लेकिन अभी भी अपना वतन, अपना देश, मातृभूमि वो ढाका को ही मानते हैं, बांग्लादेश को ही मानते हैं। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा हाँ हाँ ठीक है। साफिया जल्दी से बोली अच्छा ठीक है। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ इधर ही कस्टम था, उधर कस्टम नहीं था, लेकिन अब क्या होता है, कुछ अब ज़्यादा ही हेरा फेरी होने लगा है, उधर हेरा फेरी ज़्यादा होने लगा। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले। चाय तब तक आ गया था, चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए और एक घूंट चाय पीते हुए बोले कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ की डाब की क्या बात है। डाब यानी जो नारियल पानी, हरा नारियल का जो पानी होता है ना, नारियल पानी पीते हैं ना लोग, देखते हैं अक्सर। अब इधर भी बिकने लगा, नहीं पहले इधर नहीं बिकता था, मुंबई वगैरह में ही बिकता था, लेकिन अब तो यहाँ भी मिलने लगा है। जो नारियल, हरा वाला नारियल होता है, उसको काट करके उसमें का पानी स्टील पाइप लगा करके पीते हैं। तो कहा कि डाब तो यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के डाब का स्वाद है वो यहाँ के डाब में नहीं मिलता। जिस प्रकार से नमक तो यहाँ भी है, लेकिन लाहौर के नमक की जो बात है वो यहाँ के नमक में नहीं है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। कह रहे जो हमारी मातृभूमि है, हमारी ज़मीन है,
और जो पानी का स्वाद है उसकी बात ही कुछ अलग है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। जो नमक की पुड़िया थी वो उसको बैग में रखा और खुद बैग लेकर के आगे आगे चल दिए। आइए, साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अब वो जो ओवरब्रिज होता है, सीढ़ी पार करके उस पार जाना है, तो जब चढ़ रही थी तो नीचे ही खड़े थे सिर झुकाए। इंसानियत में और थोड़ी सी अपनी जो ड्यूटी के प्रति जो उन्होंने ये कहिए कि गद्दारी किया, उसके लिए क्षमा याचना में भी सर झुकाए हुए थे। साफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। साफिया ये सोचे जा रही थी कि आखिर में किसका वतन कहाँ है। क्या एक लाइन खींच देने से लोगों के दिलों में बंटवारा हो जाएगा, या लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे? ऐसा कहना, ऐसा सोचना तो गलत ही होगा। यह सोचती हुई साफिया चली जा रही है कि न जाने किसका कहाँ वतन है, इस पार वाले का वहाँ, उस पार वाले का यहाँ। ये क्या है? कुछ भी बढ़ जाए लेकिन लोग अपनी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से प्रेम नहीं छोड़ते हैं। अर्थात जमीन पर एक भौगोलिक लाइन खींच देने से जो है कि लोगों के रिश्ते, लोगों के स्नेह नहीं बदल जाते हैं। ये इस कहानी का जो मूल सार था, तत्व था। अब आज यह चैप्टर ख़त्म हुआ। प्रश्न उत्तर मैं PDF फॉर्म में भेज दूंगा। जिनको ज़रूरत होगा वो हमें कमेंट करेंगे, बोलेंगे। आप लोगों को तो मैं भेज ही रहा हूँ। जो बाद में अगर देखते हैं उनको प्रश्न उत्तर चाहिए तो मैं PDF फॉर्म में इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दूंगा। बाकी यह चैप्टर अब समाप्त होता है। अब फिर मैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।